लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब। रज़ा ख़ान साहब, आपको वेलकम कहेंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले सवाल आपकी जानिब। रज़ा साहब, क्या कहते हैं मिडल ईस्ट की प्रॉक्सीज़ के हवाले से और इस जंग के हवाले से पाकिस्तान का नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक भी एक बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, किस तरह से देखते हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान को कोई नया दिफाई ब्लॉक बनाते हुए नहीं देख रहा हूँ। अलबत्ता जो एक रीजनल सिक्योरिटी के लिए, और जब मैं रीजनल सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो इसमें मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया शामिल है, जो पाकिस्तान उसका हिस्सा है, और 4 ममालिक उसमें शामिल है। और आपने देखा है कि अमेरिका के साथ जो इस्लामाबाद MOU साइन हुआ है, इन 4 ममालिक ने इसमें कलीदी किरदार जो है ना वो अदा किया है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट का। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट मौजूद है, और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो कई मरतबा सऊदी अरेबिया में स्टेशन भी रही हैं, ब्रिगेड लेवल की फौज रही है। सऊदी अरेबिया की ट्रेनिंग लॉजिस्टिक्स में हमने एक मेजर रोल अदा किया है। इसी तरह इजिप्ट के साथ जो है हमारी और टर्की के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, और ये एक देरीना कोऑपरेशन है। पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में एक अकेला न्यूक्लियर पावर है और एक मिसाइल पावर भी है, और उसकी जो दिफाई क़ुव्वत है उसको सारी दुनिया मानती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो R4 है, रीजनल 4 कंट्रीज जो हैं, ये ना सिर्फ दिफा में ताउन करेंगे बल्कि तिजारत में और इलाकाई अमन में ये आपस में ये ताउन करेंगे, जिससे मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी कायम होगी। अब ये आपने देखना ये कि इन ममालिक को थ्रेट कहाँ से है। ऑब्वियसली थ्रेट अगर एमिनेट होता है तो वो इजराइल से होता है। पाकिस्तान को जो थ्रेट है वो इजराइल और इंडिया दोनों से है। आपने कुछ ऐसे ग्रुप्स का नाम लिया है जिसको आमतौर पे ईरान के प्रॉक्सीज कहा जाता है। हालांकि ईरान उसको प्रॉक्सीज नहीं समझता, वो उसके अपने इत्तेहादी उसको समझता है। तो बात यह है कि अगर इजराइल अपने बॉर्डर्स के अंदर रहता है तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी तभी कायम हो सकती है, और इसके लिए ये चारों ममालिक जो है ये एफर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के साथ मिलकर करेंगे, ईरान के साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि इजराइल समझता है कि वो एक ग्रेटर मिडिल ईस्ट, एक ग्रेटर इजराइल मिडिल ईस्ट में वो उसकी एक ख्वाब है, उसको बनाने के लिए। इसी तरह इंडिया में वो एक अखंड भारत जो है वो साउथ एशिया में बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों ममालिक जो है ना वो रीजनल डिस्टेबिलिटी ला रहे हैं। काबिल एहतराम जनरल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, चारों ममालिक मिलकर काम करेंगे, यहाँ तक तो बात हमें समझ आ गई है। बराए करम हमें यह भी समझाएं कि आप नाए हरमज में फ्रांस की एंट्री हो गई है, और फ्रांस की एंट्री के बाद ईरान ने भी वार्निंग दे दी है। जो फ्रांस ने आप नाए हरमज में बारूदी सुरंगों की सफाई और बहरी आमदोरफ्त के लिए माइन हंटर्स बहरी जहाज तैनात कर दिए हैं। अच्छा, जब सदर मैक्रोन की बात करें तो उन्होंने तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम चार्ल्स डिगाल को बंदरगाह वापस बुलाने का फैसला भी कर लिया है। ईरान खुलकर मुखालफत कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, और ईरान के नायब वज़ीर खारजा काज़म गरीब आबादी साहब ने तो क्लियर कह दिया है कि ये जंग का मैदान इस तरह मुमकिन नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जनरल साहब कि एक साइड पर तो अमेरिका ईरान के मामला चल रहे थे, अब फ्रांस की जो एंट्री हुई है, क्या ये अमेरिका की आशीर्वाद है या यूरोप इस जंग में घुस रहा है? असल कहानी खोलिए जनरल साहब। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये एसेंशियली इसका फोकस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइन क्लियरिंग, और ये
काम जो है, ऑब्वियसली ये ओमान का ये ख्याल है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान के ऊपर है, इसलिए कि ईरान ने माइन प्ले किए हैं और ईरान को मालूम है कि उसने कहाँ कहाँ पर माइन ले किए हैं और अगर इसमें कोई इंटरनेशनल फोर्सेस आती हैं, ईरान ने उनको बता दिया है कि इनको उस इलाके में आने की ज़रूरत नहीं है जो कि ईरान के कंट्रोल में है। हाँ, जहाँ पे अगर ओमान का जो पोर्शन है वहाँ पे अगर, क्योंकि ओमान के पास अभी इस वक्त अपनी कैपेबिलिटी नहीं है सी माइन लेन जो है ना क्लियर करने के लिए, तो अगर फ्रांस और दूसरे ममालिक ने भी माजी में कहा था कि वो मदद करेंगे इस काम में ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द से जल्द जो है वो सी माइन से क्लियर हो जाए, तो ये इनको मिलकर करना होगा और ना सिर्फ ईरान बल्कि ओमान की रजामंदी से एक कोऑपरेटिव एफर्ट के थ्रू अगर होता है तो ये सब के लिए बेहतर होगा, वरना इसमें बातचीत ख़राब हो सकती है। एसेंशियली स्पीकिंग मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि जिस मुल्क ने ये माइन लगाए हैं वही इसको क्लियर करने के काबिल होता है और वो है ईरान, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि समझौता होना चाहिए और हो भी जाएगा। काबिल एहतराम जनरल साहब, अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान से कोई भी शरारत होती है तो ये तो अमेरिका की खुलकर पाकिस्तान को हमायत आ गई है। और मैं देख रहा था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल माइकल कोरीला ने भी कह दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हमायत करते हैं क्योंकि वहाँ से शरारतें मुसलसल चल रही हैं। तो इस हालात के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि अब ये अगर फितनल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान या दीगर जो भी शरारती लोग हमारे पाकिस्तान में शरारत करते हैं, अब वक्त आ गया कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जनरल साहब? देखिए, अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान पहले ही उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ना सिर्फ मिलिट्री जवाब दे रहा है बल्कि इकनॉमिकली भी। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के तमाम जो रास्ते माजी में थे पाकिस्तान के थ्रू वो बंद है और अभी आप देख रहे हैं कि वो इस बात पर मजबूर है कि अगर पाकिस्तानी कोई कार्रवाई होती है पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में तो अफगानिस्तान की जरूरत नहीं हो रही है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर हमला करें। जहाँ तक अमरीकी सपोर्ट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ अफगान दहशतगर्दों तक महदूद होना चाहिए बल्कि इंडिया से जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और जो दहशतगर्द अफगानिस्तान में इंडिया के प्रॉक्सीज हैं उनको भी अमेरिका को खुलकर उसका जिक्र करना चाहिए। और पाकिस्तान ने माजी में बड़ा क्लियरली एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जमा करवाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बीएलए और बीएलए को इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ने अमेरिका ने उसकी मुखालिफत की थी। तो जितनी सपोर्ट वो दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान मेरे ख्याल में उसके ऊपर मुतमईन है, लेकिन इसको इससे आगे जाने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों की वजह से कमज़ोर होता है तो मिडिल ईस्ट। जनरल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक आखिरी सवाल आपकी जानिब, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जो पाकिस्तान का किरदार है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस पर सराहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप समझते हैं कि इस किरदार के बाद पाकिस्तान के लिए खतरात में भी इजाफा होगा? देखिए, ये जो टर्म है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये बड़ा एक एम्बिगुअस टर्म है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट की दिफा की जिम्मेदारी उठा ली है। अमेरिका ने वो जिम्मेदारी उठा ली थी तो आपने देखा है कि उसका क्या हश्र हुआ। पाकिस्तान का सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है और पाकिस्तान का फोकस उसी के ऊपर होगा। हाँ, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान जितना कुछ कर सकता है, हमने देखा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ज़रिए और सालसी के ज़रिए, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के ज़रिए जितना कुछ कर सकता है वो करेगा।
और जिस तरह मैंने शुरू में कहा है कि जहां से थ्रेट है वहां पे अगर इजराइल से मिडिल ईस्ट को थ्रेट है तो उन तमाम ममालिक को, मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक को और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और तभी जो थ्रेट इजराइल की तरफ से आ रहा है तभी उसमें जो है ना कमी होगी या वो रुकेगी। और इस पे मैं समझता हूँ कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम पांच जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए से बड़ी क्लियर मैसेज देना चाहिए कि जब तक मिडिल ईस्ट में 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा तो मिडिल ईस्ट की जो सलामती है उसको खतरात पेश आएंगे। साथ साथ जब तक इंडिया और पाकिस्तान के तमाम हल तलब मामला जिसमें कश्मीर और पानी का मसला शामिल है, जब तक उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और तमाम बड़े बड़े ममालिक इंडिया को तंबीह नहीं करते कि अपने थ्रेट से बाज आ जाए, तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सकता। जनरल साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है भारत को तंबीह करें, तो इसके दूसरी नज़र को ज़रा देखिएगा। भारत की जो फ़ज़ाई नाकाबंदी पाकिस्तान ने की हुई है अप्रैल 2025 से, अब तो वो दिवालिया होता जा रहा है भारतीय। अगर आप जरा गौर करें, एक तरफ एयर इंडिया जैसी कंपनी को 2.8 अरब डॉलर के नुकसानात और दिवालिये के करीब पहुंच गई है, और दूसरी बड़ी एयरलाइन जो है एयर इंडिया, उसको माली साल 2025 और 26 में 2.8 अरब डॉलर का नुकसान, तैयारों के ईंधन का खर्चा 29% बढ़ गया है। मतलब कि आम मिसाल अगर दी जाए तो जो मुंबई से न्यूयॉर्क की प्रवास पहले 16 घंटे में पहुंचती थी, अब वो 19 घंटे से ज़ायद का वक्त ले रही है भारत से न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल जो आप बात कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ साथ, ये जो पाबंदी कितनी देर बर्दाश्त कर लेगा? ये तो एयर इंडिया जो है ये तो क्लैप्स हो जाएगी फिर। जनरल साहब, क्या इसको बैठकर अब बातचीत नहीं शुरू होने वाली? क्या देख रहे हैं आप जनरल साहब? देखिए, इंडिया के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उनको इस तरह की चीज़ों की हरगिज़ परवाह नहीं है। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इंडिया की इकॉनमी के क्या डिक्टेट्स हैं जिसमें इनकी जो फिज़ाई ट्रैवल है वो शामिल है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान से, मुसलमानों से, कश्मीरियों से नफरत की बिना के ऊपर वो पावर में आए हैं। लोग उनको इसी बिना के ऊपर वो वोट देते हैं। हालांकि इसमें आपने सही कहा, इसमें उनको बहुत फ़ायदा है कि पाकिस्तान के साथ जो है तमाम हल तलब मामला के ऊपर बातचीत करके अपना एयर कॉरिडोर खुलवा लें। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये उनका नुकसान है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो इस तरह की जिद के ऊपर लगे हुए हैं तो ये नुकसान उनका जारी रहेगा। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन मीडिया की है, इंडियन ऑपोजिशन की है और इंडिया के लोगों को है कि वो अपने हुकूमत के ऊपर इस बात के लिए दबाव डालती है या नहीं। आप देख रहे हैं कि कुछ एफर्ट्स हो रही हैं कि आरएसएस की तरफ से ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ। जनरल साहब, इस सारी सिचुएशन में तो ये नजर आ रहा है कि मोदी भारत को बिलाखिर तबाह करेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसको तो पहले ही ये जो टाइम मैगजीन में एक जब ये दूसरी दफा मुंतखब हुआ है तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का मोदी डिवाइडर इन चीफ है। वो तो इंडिया को तकसीम कर रहा है जात पात, बिरादरी और मजहब की बुनियाद के ऊपर। और मोदी समझता है कि उसके जो हिंदुत्व के वोटर्स हैं वो उसको हमेशा के लिए वोट देंगे। और पहले ही जो है मोदी साहब है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया की हिस्ट्री में बन गए हैं और वो ख्वाब दे रहे हैं कि हमेशा के लिए इंडिया का बादशाह बन जाएगा। लेकिन हकीकत में वो इंडिया को तबाह करने पे तुला हुआ है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि इंडिया के लोगों को और इंडिया के मीडिया और ऑपोजिशन को इस बात को समझने की ज़रूरत है।